हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबों का एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे आज मैं रीजनिंग की बातें नहीं कर रहा हूं। आज थोड़ा रीजनिंग से ऐड करके जनरल लाइफ से जुड़े कुछ टॉपिक पे बात कर रहा हूं जो हम लोगों को आजकल काफ़ी परेशान कर रही है, और आजकल ही नहीं मतलब पिछले 1 साल से परेशान कर रही है। और स्पेशली जब पहली बार ये ज़्यादा आया हुआ था और हम लोग लॉकडाउन में चले गए थे, घर में बैठे थे, सोच रहे थे कब ख़त्म होगा। फिर दूसरी बार दूसरी लहर आई, फिर से ये आई, और उसके बाद हम लोग फिर से घर में पैक हो गए। फिर परेशानी बढ़ गई, जिससे हम लोग सोच रहे कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर कब ख़त्म होगा। हर दिन न्यूज़ देखते हैं, हर दिन काफ़ी सारे न्यूज़ पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी एक्चुअली इसका एक्चुअल डाटा से रिलेटेड हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नया हो जा रहा है, जिससे कन्फ्यूज़न और बढ़ जा रहा है। तो काफ़ी सारी न्यूज़ एनालिसिस करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इस पर, जिससे कि लोगों के ये जो डाउट है कि ये कोरोना वायरस आखिर कब तक चलेगा और हमारी लाइफ के लिए कब तक परेशानी इसी तरह डालती रहेगी, कब हम लोग खुले में घूम सकेंगे। तो इसलिए काफ़ी सारी रिसर्च WHO की वेबसाइट से लेकर के काफ़ी डाटा और इस तरह से बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके हमने एक समरी बनाया जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमने वो सब चीज़ पे हम लोग आज बात करेंगे जिस पे कि कोरोना वायरस की बीमारी कब तक चलेगी, आखिर वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन होने के बाद क्या सब ठीक हो जाना है, या फिर एक कोई डेट होगा कि हाँ जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि लास्ट दिसंबर तक सारे लोगों को वैक्सीन हो जाएगी। तो क्या सच में सबको वैक्सीन हो जाएगी और अगले साल यानी 2022 से हम लोग पहले की तरह घूम सकेंगे, बिना मास्क के कहीं भी जा सकेंगे या फिर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकेंगे? तो क्या मतलब 2022 में कोरोना पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा? इन सारे क्वेश्चंस और डाउट को हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हेन विल कोरोना एंड, कोरोना कब ख़त्म होगा, एंड कब होगा ये। तो ये वाली फ़ोटो जो काफ़ी न्यूज़ वगैरह में आप लोगों ने देख ही रखा होगा, इसे देखते ही पर बोल देते हैं हम लोग ये कोरोना वायरस है, ठीक है। तो सबसे पहले WHO के बारे में हम लोग चलते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया को मॉनिटर करती है कि कौन कौन सी बीमारी कब कब आ रही है और कितनी ज़्यादा प्रभाव कितना इफ़ेक्ट करती है। तो WHO के डिक्शनरी में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि ये एक पेंडेमिक, दूसरा है इन्फोडेमिक। पेंडेमिक और इन्फोडेमिक होता क्या है एक्चुअली, ये WHO का कुछ वर्ड है जो यूज़ करते हैं वो अक्सर कोई भी जब महामारी होती है। तो हम लोग देखेंगे अभी पेंडेमिक और इन्फोडेमिक क्या है। हमारा कोरोना वायरस भी जो है वो भी पेंडेमिक और इन्फोडेमिक है, ठीक है। तो कैसे है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पेंडेमिक के बारे में, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, सबसे पहले जब कोई बीमारी शुरू होती है अचानक से कहीं भी, ठीक है, तो क्या होता है, अचानक से एक ब्लास्ट होता है और फिर पता चलता है कि 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 100 लोग और इस तरह करते करते 1000 लोग। तब हमें पता चलता है कि एक बीमारी आई हुई है जो काफ़ी लोगों को फैल रही है एक दूसरे के संपर्क में आने से, एक दूसरे हवा मतलब कुछ दूरी के हिसाब से या फिर साथ बैठने से, खाने से, तो वो बीमारी फैल रही है। तो इस तरह से फिर हम लोगों को नज़र आती है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं क्या है, अगर कोई बीमारी है उसको हम लोग कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। एक्चुअली हम लोगों ने नहीं, WHO ने कैटेगरी वाइज बांट रखा है। सबसे पहले जब कोई बीमारी होती है यानी एक स्मॉल एरिया में, ठीक है, स्मॉल एरिया लाइक वुहान, जब कोरोना वायरस आया हुआ था पहली बार स्टार्ट हुआ, वुहान में काफ़ी ज़्यादा वो दिखने लगा। तो जब तक वो वुहान में ही था तब तक वो क्या था, आउटब्रेक था, मतलब एक किसी छोटे एरिया में कोई महामारी फैल गई और वहीं तक है वो। अगर ये वुहान तक रहती तो कोरोना वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटब्रेक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल एरिया से बढ़ के अगर किसी स्टेट में या पूरे उस देश में फैल जाए
तो उसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक यानी स्टेट या कंट्री। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्मॉल पॉक्स 1974 में इंडिया में पूरे इंडिया में फैल गया था, तो ये कौन सी बीमारी थी उस टाइम के लिए, एपिडेमिक। उसी तरह प्लेग 1994 में सूरत और उसके आसपास के एरिया में फैल गया था। ठीक है, पूरे गुजरात को कवर कर रखा था अप्रॉक्स, तो वो भी हमारा क्या था, एपिडेमिक। अब क्या होगा, आउटब्रेक किसी एक शहर में था, उससे थोड़ा सा बढ़ गया पूरे राज्य और देश में, और उससे भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर कोई बीमारी फैल जाए, सेम बीमारी जैसे हमारा कोविड है, पहले वुहान में था, फिर चाइना, फिर उसके बाद इंडिया और यूरोप, सारी कंट्री, आज लगभग सभी देशों में ये बीमारी है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, पेंडेमिक। तो वैसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसे हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग कोविड-19 है। ठीक है, ये 11 मार्च 2020 को WHO ने घोषित किया था कि ये हमारा पेंडेमिक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद H1N1 स्वाइन फ्लू 2009 में जो आया था, वो भी हमारा क्या था, पेंडेमिक बीमारी थी। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेंडेमिक क्या है। दूसरा वर्ड हमने देखा था इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक क्या है, तो इन्फोडेमिक होता है वो है, जैसे हम लोग कहते हैं कोई बीमारी ना सिर्फ एक्चुअली में होती है, एक जैसे कि हम लोग एक रियल दुनिया में जीते हैं और एक वर्चुअल दुनिया में जीते हैं, मतलब ऑनलाइन की दुनिया में। तो उसी तरह हमारा क्या है, कोई बीमारी एक तो शरीर में होता है और साथ ही साथ एक उसके पैरेलल में चलती है, कहाँ, लोगों के दिमाग में, न्यूज़ में, मीडिया में, व्हाट्सएप और फेसबुक, यूनिवर्सिटी जैसे कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे इन्फोडेमिक होता है। इन्फोडेमिक मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें एक्चुअली में होती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अंधविश्वास कह सकते हैं इसको। तो कोरोना वायरस के भी, या फिर कोई भी वायरस हो या कोई बीमारी, तो उसमें हमेशा क्या होता है ना, ये चीज़ ज़रूर आती है कि वो फैलती है और उसका एक अंधविश्वास भी साथ में फैलता जाता है, जो हमें साथ में घातक करती है। कैसे, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब हमें याद होगा कि जब आया हुआ था, तो समर की बात करें तो सब लोगों को उम्मीद थी कि अफ्रीका में नहीं है कोरोना वायरस, तो शायद गर्मियों में ये इसको मतलब कह सकते हैं गर्मी झेल नहीं सकता, इसलिए समर में ये नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, पिछले साल भी लास्ट समर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, और अभी भी समर है काफ़ी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखे हैं हम लोग, इतना ज़्यादा है कि लोग बेहाल हो चुके थे। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जो हम लोग अंदाज़ लगाए थे या फिर कह सकते हैं ऐसी संभावना गलत थी। दूसरा, इंडियन इम्यूनिटी। लोगों ने कहा कि जब शुरुआत में लॉकडाउन हो गया था तो लगा कि नहीं, इंडिया में इसका प्रभाव होगा नहीं, क्योंकि इंडियन क्या है, धूल मिट्टी इतनी सारी झेल चुके हैं, ये फ्रेश सब्ज़ी खाते हैं खेतों की, थोड़ा मतलब बहुत सारी बातें को जोड़ करके क्या कहा गया, इंडियन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ के लोगों में बहुत कम दिखेगा कोरोना वायरस। लेकिन इस साल आपने देखा एक एक दिन में 4 लाख प्लस केसेस आए, तो ये भी गलत हो गया। उसके अलावा फिर से एक कंस्पिरेसी निकली, ड्रग कंपनी कंस्पिरेसी का। ये कुछ नहीं है, ये ड्रग कंपनी की कंस्पिरेसी है कि जानबूझ करके ये नाम दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ बिक्री होगी, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ इससे मुनाफा कमाएंगी, तो ऐसा कुछ मार्केट में चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा बात चला मंत्र पढ़ने से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, कुछ एक मंत्र है, कुछ एक मीडिया में न्यूज़ है, इस तरह से, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और एक बार मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस या तो महाभारत या फिर रामायण किसी एक का बात कर रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि इसका जिक्र क्या पता उसमें था, ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया था एक किसी न्यूज़ में। लेकिन मैंने इसे आगे देखा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या होने वाला था, जिक्र वहाँ से होगा या फिर होगा या नहीं, या आप लोग खुद कॉमन सेंस से पता कर सकते हैं। इसका मतलब मंत्र से तो वो ठीक होने वाला नहीं। कोई भी बीमारी है, अगर बीमारी है तो उसके लिए दवाई चाहिए, ठीक है, इसका मतलब मंत्र से वो ठीक नहीं होगा। उसके अलावा
5G स्पेक्ट्रम, एक और अंधविश्वास या फिर बोल सकते रूमर फैला कि 5G स्पेक्ट्रम है। लोग 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही है, और फिर उसी का जो रेडिएशन है उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इसके लिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक 5G स्पेक्ट्रम, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यानी फेसबुक यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक ऑडियो क्लिप मेरे पास भी आया था इससे रिलेटेड, जिसमें दो लोगों की बातचीत थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये ना इस बार कोलकाता की जगह गुजरात से शुरू हो गया टेस्टिंग, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया और बीमारी ज़्यादा फैल गई। हमें समझ नहीं आता कि लोग इस पे मानते कैसे और इसको बढ़ाते कैसे हैं। मतलब एक लोग ने सुना, उसने कहा सोचा सही है, 4 लोगों को बता दिया। अब क्या हुआ, ये 4 लोग में से 3 लोग फिर से 3 लोगों को बता दिए आगे, किसी एक ने यहीं पे रोक दिया। तो इससे पता था कि पहले ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अगर है तो हम पहले जांच पड़ताल करेंगे फिर आगे किसी को इन्फॉर्मेशन देंगे। इन 3 लोगों ने क्या किया, बस सुना ऐसा कुछ हो रहा है और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, काफ़ी ख़तरनाक होता है कि एक से दूसरे में, और कहते हैं ना कि सच्चाई कम फैलती है, बुराई ज़्यादा फैलती है। अगर आप कहते हैं ना सच्चाई को लड़ना होता है काफ़ी। ठीक है, तो उसी तरह ये फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो एक्चुअली में लोगों को जितना मदद करती है उतना ही ये ख़तरनाक होती है। हमें कुछ इस पे बात कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़्यादातर न्यूज़ क्या होती है ना, फेक होती है, और उसमें साइड में किसी न्यूज़ का लोगो लगा देते हैं और सोचते हैं लोग अच्छा इस न्यूज़ का है तो सही ही होगा, या फिर कुछ नहीं भी ये लोग पढ़ते हैं, सोचते हैं अगर है तो सही होगा। कुछ लोगों ने थोड़ा सा कुछ एनिमेशन किया और वो आपको वीडियो दिखा दिया, लोग मान लेते हैं। तो इस तरह से और काफ़ी लोगों को फिर फैलाते भी हैं, ना सिर्फ मानते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ न्यूज़ और उसे हमेशा तब तक ना फैलाएं जब तक वो एक्चुअली में हमें पता ना हो कि सही हो, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप जितनी अच्छी होती है उतनी ख़तरनाक भी। इसके अलावा एक बार की बात है कि लगभग 2-3 साल पहले एक न्यूज़ आया हुआ था, हालांकि ये दूसरी तरफ से भी ख़तरनाक है कि इतने फेसबुक और व्हाट्सएप की बात करें तो एक लड़के का मतलब लड़का नहीं था, वो डिफेंस का था बंदा, और जब वो उसे किसी लड़की से चैट करता था, काफ़ी दिनों तक चैट करने के बाद वो लड़की धीरे धीरे उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन बातों बातों में निकालती थी। बाद में जब वो अरेस्ट हुआ तो वो न्यूज़ में आया कि वो लड़की एक टेररिस्ट थी जो इससे ऑनलाइन दुनिया में मिली, और फिर क्या हुआ, काफ़ी इससे ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, उससे जवाब धीरे धीरे निकलवाती गई और काफ़ी चीज़ें। तो ऑनलाइन की दुनिया काफ़ी ख़तरनाक होती है, और ना सिर्फ इसमें लड़के फंसते हैं, एक्चुअली लड़कियां भी काफ़ी फंसती हैं। कि इसी तरह 4-5 साल पहले एक न्यूज़ में आया हुआ था, एक लड़के ने एक लड़की का क्या कहते हैं, कुछ जगह एक सोशल साइट्स होते हैं, डेटिंग साइट्स वगैरह, बहुत सारी साइट्स होती हैं ऑनलाइन की दुनिया में। तो वहाँ पे किसी को पता चला कि उसकी फ़ोटोज़, उसकी नंबर जो है वहाँ पे काफ़ी यूज़ हो रहा है। जब उसे काफ़ी कॉल्स आने लगे तो उसे समझ में नहीं आता इतने कॉल्स क्यों आ रहे हैं, वो भी काफ़ी गंदे गंदे कॉल्स वगैरह। तो बाद में पता चला कि उसका ही कोई फेसबुक फ्रेंड जिसे वो ऑनलाइन जान रहा था, उसी ने उसकी पूरी इमेज और उसके नंबर सबको किसी साइट पे डाल रखे थे, और जो काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो हमारे हिसाब से तो ऑनलाइन की दुनिया ऐसी ही होती है, वो जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही ख़तरनाक होती है। एक मेरा पर्सनल व्यू है कि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि हम किसी को बस अपनी अच्छाई दिखाते हैं। अगर हम किसी से स्कूल कॉलेज में मिलते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई हमें सारी चीज़ें पता होती है, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमें सामने वाला दिखाता है। अगर वो हमें दिखाता है कि नहीं बहुत अच्छे हैं हम, तो हम मानते हैं बहुत अच्छे हैं, एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता चलता। तो उससे थोड़ा सतर्क रहें। फेसबुक और व्हाट्सएप ने काफ़ी प्राइवेसी भी लगा रखी है, अब कोई दूसरा फ़ोटोज़ भी नहीं देख सकता, काफ़ी सारी सिक्योरिटी लगा रखी है
लेकिन अब उस सिक्योरिटी का भी क्या फ़ायदा, अगर हम किसी अननोन को चाबी दे दें अपने फेसबुक की, वो हमारा फ्रेंड लिस्ट में होगा, अब वो इमेज देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उस इमेज को गलत यूज़ कर सकता है, और फिर बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो और उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। आते हैं वापस हम लोग इस पर। इसके अलावा माइक्रोचिप की बात करते हैं। तो कई बार कई लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग आगे भी बात करेंगे। माइक्रोचिप की बात कहाँ पे होती है, जब इंजेक्शन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ की बात हुई है कि लोग नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा चिप डाल रखा है और वो सुई के माध्यम से हमारी बॉडी में आ जाता है और वो फिर हमें कंट्रोल करेगा, ऐसा भी रूमर फैला हुआ है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये भी उतनी ही खतरनाक होती है जितनी बीमारी होती है। लोग भागने लगते हैं, लोग डरने लगते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पैंडेमिक, ठीक है। हिस्ट्री, ऐसा नहीं है कि कोरोना पहली बार आया है, हम लोग के सामने पहली बार आया है। ऐसी बीमारी जो काफ़ी घातक रही हो, ये हमारे सामने पहले, लेकिन 100-150 साल पहले ये बहुत ही ज़्यादा घातक होकर के आई थी। जैसे हम लोग कह सकते हैं स्पेनिश फ्लू और बॉम्बे फ्लू। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1918 से 1920 के बीच काफ़ी सारी सेना वापस इंडिया आई, यानी बॉम्बे आई। बॉम्बे में फिर एक फ्लू फैल गया। उस समय इंडिया की पॉपुलेशन थी 25 करोड़, ठीक है। और उस समय डेथ हुई थी लगभग 1.7 से 1.8 करोड़ लोगों की, जो काफ़ी ख़तरनाक है। ये इमेज है जो उस समय की, जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो इस तरह से एक एक बड़े बड़े हॉल में हज़ारों लोगों का बेड लगाया हुआ था, ठीक है। तो उस समय मौत का परसेंटेज क्या था, 1918 से 1920 के बीच 6% था। आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो 2019 में आया हुआ है। कितने साल चलेगा ये हमें अभी पता नहीं है। अभी इंडिया की पॉपुलेशन है 139 करोड़ और आज तक ये 3.5 लोगों की जान ले चुकी है। डेथ का परसेंटेज 0.025 है। इन्फेक्टेड 2.87 करोड़ को, ठीक है। ये परसेंटेज इसके रिस्पेक्ट में है कि 3.5 लाख लोगों को अभी तक इन्फेक्टेड किया है। 139 करोड़ में इसका परसेंटेज 0.25% है। लेकिन अगर इन्फेक्टेड लोगों में जितने लोग बीमार हुए उसमें से कितने लोग मर रहे हैं, तो इसका परसेंटेज है 1.2%। यानी अगर 10 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं तो उसमें से 12,000 लोग मर रहे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं 1 लाख लोग बीमार पड़ रहे हैं तो 1200 लोग मर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पिछली बार की तरह यानी बॉम्बे फ्लू की तरह ख़तरनाक होती और इसका डेथ परसेंट अगर 6% होता, तो अभी हमारी आबादी के हिसाब से ये 8.35 करोड़ लोगों की जान लेती। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आंकड़ा है। कहाँ अभी 3.5 लाख, कहाँ 8.35 करोड़। तो ऐसी बीमारी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहली बार आई है, हमारे समय में पहली बार आई है, लेकिन उस समय के हिसाब से अभी 8.5 करोड़ अप्रॉक्स लोग मारे जाते, तो बहुत लोग होते, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि इससे घबराएं नहीं लोग। एक्चुअली आजकल पूरी टाइम पिछले 1 सालों से जब भी ये बढ़ जाता है, हर समय न्यूज़ में बस यही चल रहा होता है कब। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और डाटा देखते हैं। ये हमारा यूएस और ये हमारा इंडिया, रेड वाला इंडिया और ब्लू वाला यूएस। ये एक्सीडेंट दिखा रहा है। यूएस में 22 लाख अप्रॉक्स एक्सीडेंट हर साल होते हैं और उसमें से मरते 37,000, 37,500 है। और इंडिया में हर साल 4,80,000 अप्रॉक्स 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और मरते कितने हैं, 1.5 लाख लोग। यहाँ भी तो काफ़ी लोग मर रहे हैं, 1.5 लाख लोग हर साल मर रहे हैं। और इस 1.5 लाख लोग में 70% जो होते हैं ना, वो यूथ ही होते हैं। लेकिन ये आंकड़ा हमें पूरे दिन न्यूज़ में नहीं दिख रहा होता है। हर रोज़ अगर ये भी दिखे तो ये भी डरावना लगे हमें। उसके बाद हम भी गाड़ी चलाना, ये चलाना छोड़ दे, बाहर घूमना लोग छोड़ दे कि यार इतने लोग मर रहे हैं। तो ये हमें नहीं डराती, हम नॉर्मल होते हैं, हमें पता है एक्सीडेंट होता है,
ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के लिए बस इतना कहना चाहेंगे कि ये डाटा जो होता है हमें पूरे दिन देखना या फिर जो देख रहे हैं उससे थोड़ा बचना चाहिए। और ख़ास करके मीडिया की भी थोड़ी गलती है कि हर समय इसी चीज़ कुछ पॉजिटिव दिखाए, लोगों के अंदर पॉजिटिव हो। ऐसा ना हो कि बस पता चले कि हाँ सुन करके बहुत लोगों को डेथ इसलिए हो जा रही है क्योंकि वो सुन करके हार्ट अटैक आ जा रहा है उनको कि मुझे कोरोना हो गया। और फिर होता क्या है कि जैसे ये होता है पॉजिटिव तो उस टाइम हालांकि काफ़ी दिक्कत होती है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है। तो लेकिन उसके अलावा अगर दिमाग में फिर आता है कि ये डेथ हो गया, वो डेथ हो गया, और जब उस टाइम सुना जाता है तो काफ़ी वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और इस तरह से भी काफ़ी लोग मर जाते हैं, ना सिर्फ कोरोना की वजह से। तो हमें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि वायरस कैसे आता है और मतलब किस किस स्टेज में होना चाहिए और फिर इसका कंट्रोल कैसे होगा, ठीक है, ख़त्म की ओर कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी बीमारी होती है वो अनकंट्रोल्ड में होती है अगर, ठीक है, जैसे अभी कोरोना है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास बेड हमारे पास 100 हैं और हमारे पास पेशेंट कितने, 10,000 पेशेंट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। वायरस उतना ख़तरनाक नहीं है लेकिन क्योंकि ये अनकंट्रोल है, हमारे पास बेड नहीं है उतना, तो इस वजह से लोगों की डेथ होती है। उसके बाद अगले स्टेज में जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होगा, हमारे पास बेड 100, पेशेंट भी 100, यानी टीबी भी एक घातक बीमारी है जो लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों का हर साल जान लेती है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है, इसके बारे में हमें नहीं सुना है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में, ये भी एक पेंडेमिक बीमारी है और जब टीबी होती है तो ये भी इसी तरह फैलती है। तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल में है, हमारे पास उतने मेडिसिन्स हैं, उतने बेड हैं जिससे हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोरोना अनकंट्रोल से पहले कंट्रोल की ओर आएगा, जैसे ही कंट्रोल में आएगा इसका मतलब माहौल ठीक है, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कंट्रोल से एक स्टेज आगे बढ़े, मतलब क्या होगा, एंडेमिक, डेंगू या रेबीज़ की बात करें, ये क्या होता है कि हमेशा नहीं रहता, साल के 1 आध महीने आता है और फिर ख़त्म हो जाता। ये मतलब कह सकते हैं कि बेड हमारे पास 100 है, पेशेंट हमारे पास 70 आ रहे हैं, इसका हम आसानी से इसको रोक लेते, बहुत कम डेथ होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद एंडेमिक स्टेज से एक स्टेज आगे बढ़ते हैं एलिमिनेशन की ओर। जैसे एलिमिनेशन की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा, यानी उस बीमारी को लगभग ख़त्म कर देते हैं। 10 लाख लोगों में से अगर किसी एक को होता है तो वो हमारा एलिमिनेशन स्टेज में आ जाएगा। जैसे हमारा पोलियो, साल 2010 में इंडिया ने कहा था कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया है और WHO ने साल 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री का एक सर्टिफिकेट दिया था। तो ये हमारा पोलियो क्या हो गया, एलिमिनेशन स्टेज पे हो गया। उसके बाद आता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन मतलब ना सिर्फ इंडिया में जबकि पूरे वर्ल्ड में उस बीमारी का ख़त्म हो गया और अभी तक सिर्फ एक ही बीमारी है यानी स्मॉल पॉक्स, जिसका पूरी दुनिया में खात्मा हुआ है। ये बीमारी का पहला 1798 में इसका सिम्टम्स और बीमारियां देखी गई थी और 1980 में ये जा कर के ख़त्म हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई बीमारी कितने सालों तक, 100 सालों से ज़्यादा, 1798 से 1800 और लगभग 200 सालों तक रही, तब जा कर के ख़त्म हुई। यहाँ से हमें एक जवाब तो मिल रहा है कि नहीं, कोरोना डायरेक्ट यहाँ से तो ख़त्म नहीं हो सकता पूरी दुनिया में, ठीक है। यहाँ से पहले कंट्रोल की स्टेज में आएगा, जब कंट्रोल की स्टेज में आ जाएगा तो लोग नॉर्मल जीना शुरू कर सकते हैं यहाँ से ही। उसके बाद एंडेमिक स्टेज में हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल कि अब ये बीमारी से किसी को खतरा नहीं है, अगर हुआ तो ठीक हो जाएंगे 2-3 दिनों में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एक जो सफ़र है, इसको तय करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए हमें और सरकार को या फिर सबको क्या करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन। और अगर इसका कोई और दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हमेशा सुई लगनी चाहिए। वैक्सीनेशन का मतलब होता है या फिर औरल, जैसे पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है,
कोरोना वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है तो वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है, हमें वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा। हम कुछ वर्ड को जानेंगे, ठीक है। यह है एंटीजन। एंटीजन मीन्स वैसी चीज़ जो बीमारी फैलाए, जैसे कोविड-19, कोविड यानी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, एक एंटीजन है। ये हमें क्या करती है, ये बीमारी फैलाती है और उस बीमारी के लिए जो हमारे शरीर में तैयार होता है वो हमारा बोलता है एंटीबॉडी। ये क्या करता है, बीमारी से लड़ता है, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वो जो वैक्सीन है वो वैक्सीन क्या हो सकता है, मतलब क्या सब लगवा लें इतनी जल्दी। तो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड जो हमारे इंडिया में सबको लग रही है। उसके अलावा स्पुतनिक जो आपने नाम सुना होगा, लगभग अब इंडिया में आने ही वाली है, अप्रॉक्स आ भी चुकी है, न्यूज़ में दिखा जा रहा था, अब आम लोगों तक पहुंच भी जाएगी। उसके अलावा फाइज़र और मॉडर्ना से भी बात चल रही है। इस तरह से ये 5 वैक्सीन्स हैं जो इंडिया में आने के चांसेस हैं। 2 आ चुके हैं, 2 लग रहे हैं, 1 आ चुका है और 2 बातें चल रही है। इसके अलावा कई सारे अभी स्टेप्स में हैं। हम वैक्सीन्स में ये भी बात करेंगे कैसे बीमारी कोई भी लोग वैक्सीन लेने के बाद बीमार क्यों हो रहे हैं और ये एफिशिएंसी वगैरह क्या दिख रहा है। एफिशिएंसी वही है एक सिंपल भाषा में, जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा वो उतनी अच्छी दवाई। तो हमें क्या फाइज़र लेना चाहिए या मॉडर्ना लेना चाहिए। और ये कोवैक्सीन 70 से 90% इसलिए दिखाया गया है क्योंकि पहले ये इसकी एफिशिएंसी कम थी। फिर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि पहले 21 दिन में लेना था, फिर ये दिन बढ़ा करके, तो इस तरह से देखा कि इसके गैप बढ़ने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो इसलिए इसका 70 से ये 90% हो गई एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा जिसकी हो तब तो वही लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम इस एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर हमें कोई भी एक वैक्सीन क्यों लेना चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है जिसकी वही लेना चाहिए, हमें बस कोई एक लेना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या होगा अभी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जब बीमार होते हैं हम लोग, तो हमने कहा था कि कोई भी जब बीमारी आती है हमारे अंदर एंटीजन आता है तो हमारे अंदर ही एंटीबॉडी तैयार होना शुरू हो जाता है। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी को तैयार होने में 14 दिन लगते हैं। अगर 14 दिन में कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर लेता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर उस 14 दिन के अंदर उसका लंग्स फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से तो 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो हम बीमार हो जाएं तो उसके अलावा हमारे पास इम्यूनिटी आ जाएगी और हमारे अंदर एंटीबॉडी आ जाती है। दूसरा है हम वैक्सीन लगवा लें, ठीक है, उससे भी हमारे अंदर एंटीबॉडी आ जाती है। तो 2 रास्ते हैं। अगर आप बीमार होकर के एंटीबॉडी तैयार रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए 14 दिन चाहिए कि अगर आप सर्वाइव कर सके तो फिर एंटीबॉडी बनेगी। दूसरी तरफ वैक्सीन लेकर के आप एंटीबॉडी बना सकते हैं। अब इसकी कुछ दिक्कतें भी हैं साथ में। दिक्कत क्या है, 3 से 6 महीने है इसकी इम्यूनिटी की टाइम लिमिट। अगर हम वैक्सीन लगाते हैं तो अभी तक का 3 से 6 महीने का कहा गया है कि 3 से 6 महीने उसकी इम्यूनिटी होती है। उसके बाद हमें हो सकता है दोबारा वैक्सीन लगाना पड़े। अभी तक कोई वैक्सीन वैसी बनी नहीं है जो पूरे लाइफ या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, इस पर काम चलता रहेगा। भी हो सकता है कोई वैक्सीन आए जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो। अभी सिर्फ हमारे पास जो भी वैक्सीन है 3 से 6 महीने के लिए। उसके अलावा अगर हम बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है, तो हमारे अंदर एंटीबॉडी जो आती है वो 6 से 8 महीने के लिए होती है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कह सकते हैं नया स्ट्रेन आ जाता है तो जो नेचुरल एंटीबॉडी बनता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। वो कहीं ना कहीं कभी कभी हार जाती है और फिर हमें दोबारा बीमार कर देती है। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेन चेंज हो जाता है तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन चेंज होने पे अभी तक वैसा कोई दिक्कत नहीं देखा गया है, ठीक है। अब ये स्ट्रेन क्या है, हमने सुना है कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, ये स्ट्रेन आ गया।
ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब फ़ोटोकॉपी हो रही हो, बहुत ज़्यादा फ़ोटोकॉपी करनी, दाएँ स्पीड में कर रहे हैं, दाएँ दाएँ करते चले गए, और इस दौरान क्या होता है ना कि थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है, तो उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, और वो जो चेंजेज आता है तो वो स्ट्रेन नया पैदा हो जाता है। उसी तरह जब काफ़ी लोगों में संक्रमण फैल रहा होता है, तो फैलते फैलते क्या होता है कि किसी में एक नया टाइप आ जाता है, और इस तरह से वो उसका स्ट्रेन चेंज हो जाता है, और वहाँ से फिर वो वाला फैलने लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स को लेकर के। वैक्सीन्स हर देश में एक संस्था होती है जो कोई भी मेडिकल संस्था को देखती है। इंडिया में CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसी भी मेडिसिन्स को या वैक्सीन्स को 2 अप्रूवल देती है, एक स्टैंडर्ड अप्रूवल, दूसरा इमरजेंसी अप्रूवल। ये क्या होता है? इमरजेंसी अप्रूवल वो होता है जो फेज़ 3 रिज़ल्ट के पहले दे दिया जाता है। अब कोई भी वैक्सीन होती है यूँ अचानक से नहीं बनती है। हमें पता है कि जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, रात रात जग के भी करना पड़ता है, लेकिन अगर नॉर्मल हो तो फिर हम उतना ही काम करते हैं जितना हमें पता है 8 घंटे करना है, 8 घंटे ही करेंगे। अदरवाइज़ कभी कभी ज़्यादा प्रेशर की वजह से 16-16 घंटे भी लोग काम करते हैं, तो वो प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो जब वैक्सीन्स का भी वैसे ही होता है कि जब ट्रायल होना होता है तो काफ़ी साल लग जाते हैं। एक एक वैक्सीन को बनने में 10-10 साल लगते हैं, लेकिन अगर 10-10 साल तक हम इंतज़ार करें तो हमें नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा जानें ले चुकी होगी उस समय तक, और फिर दिक्कत हो जाएंगी। तो देखते हैं कि वैक्सीन आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले प्री ह्यूमन ट्रायल्स, मतलब इंसानों पे ट्रायल होने से पहले उसका लेबोरेटरी स्टेज में ही 2 साल लग जाते हैं उसको कुछ केमिकल्स वगैरह से रिलेटेड इस तरह से काम करने में, एक वैक्सीन्स बनाने में लेबोरेटरी में अप्रोक्स 2 साल लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर एनिमल ट्रायल होता है, यानी मंकी या फिर माइस पे। इस पे भी 2-3 साल लगाते हैं, क्योंकि इससे हमें दिखता है कि हाँ क्या गलत इफ़ेक्ट हुआ। और ज़्यादातर क्या होती है, 90% कंपनियां तो यहीं पे फेल हो जाती है प्री ह्यूमन ट्रायल में। अब यहाँ से जिसका रिपोर्ट सही होता है, जो सक्सेस होता है, वो आगे की ओर बढ़ता है, वो अपना सारा रिपोर्ट सबमिट करता है, ये CDSCO जांच करता है, फिर वो आगे की ओर अप्रूवल की ओर देता है। तो ह्यूमन ट्रायल पे फिर अप्रूव होता है। ह्यूमन ट्रायल में क्या होता है, 3 स्टेज होता है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होता है, विलिंग पर्सन, 20 से 80 साल वाले वो लोग जो इच्छुक हों। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दिया जाएगा, हम रेडी होंगे कि हाँ हमें वैक्सीन चाहिए, हम तैयार हैं इसके लिए, तो वो लोग इसमें आते हैं। उसका पूरा डर, और इसमें हर व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरह स्वस्थ होता है, ताकि रिस्क कम से कम हो उस वैक्सीन का। उसके बाद क्या होता है ना कि इस पे पूरा नज़र रखा जाता है। अब नज़र रखा जाता है कि ये कहाँ, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए, कितना, अगर ये कोरोना वायरस का अगर मान लेते हैं बन रहा हो वैक्सीन, तो इसे वैसे माहौल में भेजा जाता है ताकि इसको कोविड होने का चांसेस हो, फिर उसके बाद क्या इफ़ेक्ट होता है, तो यहाँ पे वो देखा जाता है। उसके बाद अगर यहाँ सक्सेस होता है तो फिर ये रिस्क ग्रुप की ओर फेज़ 2 में बढ़ता है। रिस्क ग्रुप क्या है, यहाँ पे 400 से 500 लोगों को चुना जाता है, और ये 400 से 500 लोगों में से वो लोग होते हैं जो रिस्क ग्रुप, यानी जो हाई BP हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, और बहुत सारी बीमारियां जो हमारे आसपास दिखती हैं, वो सारे लोग को भी इसमें सेलेक्ट किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि बीमार लोगों पे ये वैक्सीन कितना असरदार होता है। ठीक है, अगर यहाँ भी सक्सेस होता है तो फेज़ 3 में 5000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे 5000 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 20,000, 30,000, और यहाँ पे देखा जाता है कि हाँ अगर यहाँ सक्सेस है तो उसे अप्रूव किया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में 10 साल लग जाते हैं। अब इस बार क्या हुआ है कि ये काफ़ी फास्ट चला, और यहाँ पे आकर के फेज़ 3 ट्रायल हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट और उस लोगों पे ध्यान रखना हो, मतलब काफ़ी इंतज़ार करने की बजाय जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो इसीलिए कहा जाता है इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है सारे वैक्सीन्स को। ठीक है,
इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड अप्रूवल पे भी काम चल रहा है। जब ये फेज़ 3 का रिज़ल्ट आ जाएगा, सारी चीज़ें सही होगी, तो सारी जो वैक्सीन इसमें सही होंगी उसको स्टैंडर्ड अप्रूवल भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि अब क्या होता है। बहुत लोग इंजेक्शन नहीं लेना चाहते हैं, एक डर का माहौल है कह सकते हैं। ये वीडियो हमने इसलिए भी बनाया था, लोग जागरूक हों हम लोग इसी तरह, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ वैक्सीन लेने के फ़ायदे क्या हैं, आखिर बहुत लोग डर क्यों रहे हैं, इस सारी जो डाउट्स हैं हम क्लियर कर सकें। ठीक है, सबसे पहले नो इन्फेक्शंस, यानी हमने वैक्सीन्स लिया, हमें कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल फिट जैसे पहले थे वैसे वैक्सीन्स लेने के बाद भी है, नो इन्फेक्शंस। दूसरा स्टेज हो सकता है नो सिम्टम्स, मतलब थोड़ा बहुत हुआ बट सिम्टम्स दिख नहीं रहा है, हल्का फुल्का पेन हो रहा हो लेकिन वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद क्या होता है माइल्ड सिम्टम्स, मतलब हल्का फुल्का सिम्टम्स दिखने लगे, बुखार आ गया, थोड़ा पेन आ गया। उसके बाद मॉडरेट सिम्टम्स भी होते हैं, ये सारे वैक्सीन्स लेने के बाद आ सकते हैं। मॉडरेट सिम्टम्स आने में क्या होता है कि एक दिन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, 101 बुखार आ गया, पेन आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है हाईली इफ़ेक्टेड, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, 5-5 दिन 6-6 दिन बीमार हो गए, या फिर वो हॉस्पिटलाइज्ड तक होना पड़ गया वैक्सीन लेने के बाद, और कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हाँ वैक्सीन लेने के बाद भी मृत्यु हुई है। लेकिन अब देखते हैं क्या है। अब बात करते हैं, हमने देखा था कि सारी वैक्सीन्स की इफ़िशियंसी हमने देखी थी। इफ़िशियंसी जब भी चेक होता है तो सिर्फ इस पे होता है कि हम लिए और बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ उस वैक्सीन्स का, एंटीबॉडी तैयार हो गया, हम बीमार भी नहीं पड़े, दर्द भी नहीं हुआ, जहाँ इंजेक्शन्स लिए थे वहाँ पे भी दर्द नहीं हुआ। यानी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट ऑफ वैक्सीन्स, यानी या तो पेन एट द इंजेक्शन साइट, जहाँ हमने सुई ली वहाँ दर्द हो सकता है, स्वेलिंग सूज गया हो, उसके बाद बॉडी पेन, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा हो जैसे कि सच में कोरोना हो गया ऐसा फील होने लगता है। उसके अलावा हेडेक, काफ़ी दर्द हो रहा हो। उसके बाद मॉडरेट और हाई फीवर, या फिर 100 या 102 फीवर भी हो। उसके अलावा कोल्ड हो जाए, तो ये सारे क्या होते हैं साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें पता है कि अभी वैक्सीन्स की कमी है, इसलिए हम सेलेक्ट क्या कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं हमारे पास अगर हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी हो तो पुलाव ही खाना चाहिए, चावल भी मिल रहा हो तो भी पेट भर लेते हैं उस समय। तो वही चीज़ है कि हमने देखा था जो इफ़िशियंसी है वो सिर्फ इस पे चेक होता है, यानी ये सब नहीं हुआ, इसका मतलब वो तो सबसे अच्छा हुआ जिसकी इफ़िशियंसी चेक हुई। लेकिन अगर हम बीमार हुए और कोई सिम्टम्स भी नहीं आया तो भी ठीक है, या फिर हल्का फुल्का 1-2 घंटे के लिए पेन भी हुआ तो भी ठीक है। यानी अगर थोड़ा बहुत एक दिन के लिए भी बीमार हुए तो भी अगर वैक्सीन्स लेने के लिए तो भी ठीक है। अगर इतने दूर में अगर कोई बीमारी आती है, मतलब इतने दूर तक कोई वैक्सीन्स लेने के बाद होता है, तो हमें लगता है वो ठीक है, क्योंकि अगर हम एक दिन बीमार हुए तो भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा क्या बोलते हैं कोरोना से डेथ होने की बजाय एक दिन बीमार होना चल सकता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है हम इसके बारे में जानेंगे। कि एक्चुअली में ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होते क्यों हैं, दर्द क्यों होता है या फिर बॉडी पेन। कोई भी जब वैक्सीन्स बनता है तो क्या होता है ना कि वायरस जो कोरोना वायरस है उसका जो डेड वायरस होता है उसको लिया जाता है बहुत सारे वैक्सीन्स में। वो डेड वायरस को क्या करता है उसके बॉडी में डाला जाता है, किसी की बॉडी में। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है जिंदा वायरस आ जाता है और हमारा शरीर उससे लड़ना शुरू करता है और 14 दिनों में एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और उस वायरस को मार देता है। तो क्या होता है वैक्सीन्स के थ्रू हमारे अंदर फिर से वही वायरस डाला जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो ज़िंदा नहीं होता, वो मरा हुआ वायरस होता है जो किसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है कि हम कोरोना पॉजिटिव होंगे या फिर दूसरों को बीमार पड़ेंगे, क्योंकि वो मुर्दा वायरस होता है, डेड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है वो हमारी बॉडी में आ गया, लेकिन हमारी बॉडी ने क्या किया देखा उस वायरस को, तो उससे लड़ने के लिए वो पहुंच जाता है और उससे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। ठीक है, अब इस एंटीबॉडी को तैयार करने के ड्यूरेशन में ही हमारे अंदर क्या हो जाता है, ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी हाई फीवर, कभी लो फीवर या फिर पेन,
इसी वजह से हमारे अंदर होता है। लेकिन ये कहीं से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं देती है कि ये हमें वायरस फैला सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वायरस, क्योंकि वो मुर्दा वायरस है, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। वो ना दूसरों को वायरस दे सकते हैं ना कुछ, वो सिर्फ एंटीबॉडी तैयार होने के लिए होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमें दिक्कत क्या क्या आ रही है। अब थोड़ी सी दिक्कत भी है, अगर वैक्सीन्स हैं तो लेने, और जल्दी से जल्दी क्यों ना ख़त्म हो जाए सारा कोरोना, सब वैक्सीन ले लें। लेकिन बात करें 0 से 18 साल की, तो हमारे देश में 33% आबादी है जो 0 से 18 तक, 139 करोड़ की आबादी में, यानी 45.8, लगभग 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लग ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इसका वैक्सीन नहीं बना है। उसके बाद 18 से 45 42%, इतने करोड़, मोर देन 60% इतना, यानी ये 46 करोड़ लोगों को तो अभी वैक्सीन लग ही नहीं सकते। तो ये हमारे लिए रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जब तक इन लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक कोरोना वायरस पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी एक में भी आ गया फिर वो दूसरे में फैलाएगा। जहाँ ही थोड़ा सा, इतने लोगों को तो सिक्योर कर सकते, फिर इतने लोगों को कैसे सिक्योर करेंगे। और फिर यहाँ पे भी ज़्यादा चेंजेस आ गए, नए स्ट्रेन, कुछ ऐसे ख़तरनाक स्ट्रेन आ गए, तो हो सकता है कि यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर के यहाँ भी आ जाए, कुछ लोगों को यहाँ पे भी बीमार कर जाए। तो जब तक पूरी तरह सबको वैक्सीन्स नहीं लग जाएंगे तब तक ये रिस्क फैक्टर है हमारे लिए। दूसरा हमारे सामने दिक्कत क्या आ सकती है, और उसके अलावा वैक्सीन्स नहीं भी लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सबको लेना ही है। किन लोगों को नहीं लेना है, हमने उसका लिस्ट बनाया है। अंडर 18, हमें पता है कि 18 से नीचे वाले को वैक्सीन्स अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा तो उन लोगों को भी लेना है, लेकिन अभी नहीं आया तो वो लोग नहीं ले सकते। उसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी जो होती हैं, एक्चुअली इन्हें भी इसलिए नहीं वैक्सीन्स दिया जाता है क्योंकि जब ट्रायल चल रहा था तो इन लोगों को रखा नहीं गया था उस ट्रायल में। जब इन लोगों को ट्रायल में ही नहीं रखा गया तो ये रिस्क फैक्टर में है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें अभी वैक्सीन्स नहीं पड़ेंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, इसे अभी वैक्सीन्स नहीं हो, क्योंकि अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डोज़ के बाद ज़्यादा बीमार होने पे, अगर किसी को पहला डोज़ लगा और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया हो, तो वो सेकेंड डोज़ ना ले, बचे, थोड़ा हो सकता है उनको ज़्यादा एलर्जिक हो इस चीज़ से। उसके बाद सिम्टम्स होने पे भी 14 दिन के बाद ले। अगर लग रहा हो आपको कोरोना वायरस हो गया हो, यानी कोरोना हो गया हो डिजीज़, और उसके बाद लग रहा हो कि नहीं हमने अभी टेस्ट नहीं करा, या तो आप टेस्ट करवा लें, श्योर हो जाएं, और अगर नहीं करवाए हैं तो आप इंतज़ार करें और 14 दिन के बाद ही वैक्सीन्स लें। उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने पर 90 दिनों के बाद, पहले ये कहा जाता था अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो 14 दिन के बाद लें, लेकिन हमने पहले ही बात किया है कि हमारे अंदर एंटीबॉडी तैयार हो जाती है जो 6 से 8 महीने तक रहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जिसको हो गया है वो 90 दिन के बाद लें, ताकि हमें ज़्यादा समय मिले, लॉन्ग ड्यूरेशन। एक नेचुरल एंटीबॉडी से 90 दिन काम चला सकते हैं, दूसरी बार फिर वैक्सीन ले करके फिर 90 दिन, यानी लगभग हम 6 महीने पूरी तरह सिक्योर हो सकते हैं जिनको हो चुका है, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मा थेरेपी जिसने भी कराया, कुछ महीने पहले तक, ये कुछ महीने नहीं बोल सकते, कुछ दिन पहले तक प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी चर्चा में थी। हालांकि अब पता चला कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसको हटा दिया गया है। लेकिन जिसने ले रखा है वो भी 90 दिनों के बाद ही वैक्सीन ले, ठीक है। अब हम बात करते हैं AEFI रिपोर्ट की, ठीक है। 16 जनवरी से वैक्सीन लगने शुरू हुए हमारे इंडिया में, और 28 मार्च तक 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका था, जिसमें से 180 लोग की मृत्यु हो गई। ये 180 लोग वो लोग हैं जिसको 6 करोड़ में से जिन्हें वैक्सीन लगा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बिना वैक्सीन लगे डेथ परसेंटेज क्या है 1.2%, और यहाँ पे परसेंटेज क्या है 0.0003%। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 लोग 10 लाख लोगों में से किसी 3 लोगों की मृत्यु हो रही है वैक्सीन लेने के बाद। हालांकि ये 180 लोगों का भी डेथ कन्फर्मेशन
श्योर नहीं है, अभी तक कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं दिखा गया है कि ये 180 लोग वैक्सीन लेने के बाद ही डेथ हुई है। एक्चुअली हो सकता है कि जैसे हमने वैक्सीन लिया और एक कहते हैं कि बीमार हो गया, बीमार हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीवर आ जाती है, तो लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है कि हाँ हमें एक्चुअली में हो गया, हम पहले नहीं थे, वैक्सीन लेने के बाद बीमार हो गए, तो हो सकता है इस वजह से उनकी डेथ हो गई हो। उसके अलावा क्या हो सकता है, बहुत सारे रिस्क हो सकता है उसकी डेथ होने ही वाली थी और उसने वैक्सीन लगाया 2 दिन पहले और उसकी डेथ। अभी तक एक भी केसेस ऐसे नहीं मिले हैं जो श्योर है कि हाँ वैक्सीन लेने के बाद ही उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और जिसने वैक्सीन नहीं लिए उनमें से 12,000 लोग मरे हैं 10 लाख लोगों में से। तो इसका मतलब आप इस 12,000 में से शामिल होना चाहते हैं या फिर यहाँ पे 3 लोगों में से होना चाहते हैं, ये आपके पास चॉइस है कि आप इस 12,000 की ओर जाएंगे या फिर इस 3 की ओर, क्योंकि यहाँ 10 लाख लोगों में से 12,000 लोग मर रहे हैं और यहाँ पे वैक्सीन लेने के बाद 3 लोग मर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है किधर रिस्क ज़्यादा है। अगर आप रिस्क लेने वाले हैं तो इधर जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके रिस्क लेने से नहीं होगा, आप अपने परिवार के लिए भी रिस्क ले सकते हैं। आप सोचेंगे हम अकेले रिस्क ले सकते हैं, चलेगा, हम खतरों के खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अकेले यहाँ पे खतरा नहीं मोल ले रहे होंगे, आपका पूरा परिवार, आपके दोस्त सभी खतरे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करेंगे कोरोना एक्चुअली में कब ख़त्म होगा। जब वैक्सीन सबको लग जाए, क्विक वैक्सीनेशन हो जाए। क्विक वैक्सीनेशंस के लिए क्या होगा, हमारे देश की आबादी 139 यानी 140 करोड़ लगभग मान सकते हैं, ठीक है। सभी लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगती है यानी 280 करोड़। साथ में वैक्सीन वेस्टेज भी हो रहा है तो मान लेते हैं 20 करोड़, यानी टोटल 300 करोड़ वैक्सीन चाहिए इंडिया को। और हमारे इंडिया की कैपेसिटी है 1 साल में 100 करोड़ वैक्सीन जनरेट करने की, है तो अप्रोक्स 80 करोड़, लेकिन इसे बढ़ा करके 100-120 तक पहुंचाया जा सकता है। जो बातें चल रही है 120 करोड़ तक होगा, यानी अगर 300 करोड़ लोगों को 300 करोड़ डोजेज चाहिए तो हमें 3 साल लगभग लग जाएंगे। लेकिन दावा ये कर रहे हैं कि दिसंबर तक वैक्सीन लग जाएंगे। एक्चुअली दावा गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमारे पास 2 वैक्सीन है, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एक और वैक्सीन आ चुकी है, 2 और बात चल रही है, उसके अलावा और भी वैक्सीन पे ट्रायल हो रहे हैं। उसके भी रिज़ल्ट आने के बाद क्या होगा, जितनी ज़्यादा वैक्सीन आएंगी उतना ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। तो हो सकता है दिसंबर तक सब कुछ ख़त्म, सब लोगों को वैक्सीन लग जाए। दिक्कत क्या आएगी, बहुत लोग नहीं लेना चाहते हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं। न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि लोगों को क्या बोलते हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए गिफ्ट देना पड़ रहा है ताकि लोग इस लोभ में आए। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अदर वैक्सीन्स थी हमारे लिए, जैसे पोलियो है, हम लोगों ने उस पर विश्वास किया, आज हम लोग पोलियो फ्री है। उसी तरह अगर इस पर भी विश्वास करेंगे तभी हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं। दूसरा है फॉलो कोविड प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद नो इवेंट, ज़्यादातर इवेंट में जाना नहीं चाहिए, मतलब कोशिश करें ना जाने की हो बड़े बड़े इवेंट्स में। हमने लगभग 1 हफ्ते पहले ही न्यूज़ में सुना था कि एक व्यक्ति की डेथ हो गई और फिर उनके डेथ समारोह जो भी हो उसमें कई लोग शामिल हुए, लगभग 40-50 लोग। उनमें से फिर पता चला कि 15 लोग को कोविड हो गया। तो ज़्यादातर इवेंट्स में ना जाने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं से भी रिस्क हो सकता है। आप हो सकते हैं पॉजिटिव हो किसी एक की वजह से। नो रूमर्स, इन सब चीज़ों पे जो भी वैक्सीन ना लेने या फिर ऐसे करने से पॉजिटिव नहीं होगा, ये करने से आप कोरोना के बीमार नहीं रहेंगे, मतलब बहुत सारे रूमर्स जो फैल रखे हैं। अंधविश्वास पे भरोसा ना करें, सरकारें जो कह रही है अभी वही करें, डॉक्टर्स जो कह रहे हैं वो सुने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ज़रूर लगाएं और साथ ही वैक्सीन लगवाएं, तभी बच सकते हैं। उसके अलावा है क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट, साथ ही लोगों को डराएं कम कि इतने डेथ हो गए, इतने डेथ हो गए।
हमने कुछ आंकड़ा दिखाया कि हर साल 1.5 लाख लोगों का तो डेथ एक्सीडेंट से भी हो जाता है, जिसमें 70% लोग यूथ होते हैं। तो डेथ तो वहाँ भी हो रही है, डेथ यहाँ भी हो रही है, लेकिन वो हर समय न्यूज़ में नहीं चलता है, जिस वजह से हम लोग उतना डरते नहीं हैं। और ये हमेशा न्यूज़ में आ रहा होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, तो इससे हमें क्या होता है, निगेटिव इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है, लोग डर की वजह से भी मर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें, लोगों से अपने आसपास लोगों को कहे, इसके बारे में बताएं, वैक्सीन्स लेने के बारे में बताएं। साथ ही आप अगर खुद से ना समझा सकते हो तो उन्हें ये वीडियोज़ दिखा सकते हैं कि हाँ वैक्सीन्स लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और नहीं लेने से आप क्या होंगे, 10 लाख लोग में 3 लोगों में आना चाहते हैं या फिर 12,000 में आना चाहते हैं। आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं अपने परिवार के लिए, ये सारे आप खुद भी थोड़ी मदद कर सकते हैं, खुद भी आसपास वाले लोगों को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर सकते हैं वैक्सीन्स लेने के लिए। जितनी जल्दी सब के सब वैक्सीन ले चुके होंगे, उतनी ही जल्दी हम लोग फिर से पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें, और अगर आप समझाने में थोड़ा सा कमी आपको लगी हो तो आप वीडियो दिखा सकते हैं, और कोशिश करें सबको शेयर करें वीडियोज़, ताकि सब लोग इसके बारे में पूरी तरह जानकारी लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।